जय हिंद मेरे बच्चों। आज की इस क्लास में हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। पहली बात, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या? कोई भी चीज जिसे आप हवा में फेंकें, दैट विल बी टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल। तो यानी एनीथिंग और एनीबॉडी दैट इज थ्रोन बाय अस विल बी टर्म्ड एज ए प्रोजेक्टाइल। लेकिन हमारे यहाँ जो हमने केस पढ़ना है वो प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। तो अब जरा डिफरेंस समझना। अगर मैं किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दूं तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में ऊपर जाएगी और सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में ही नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब उसकी मोशन कहलाएगी एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन। फिर बात आती है मोशन इन ए प्लेन। क्या मोशन इन ए प्लेन का मतलब साइमल्टेनियस मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो यानी अगर कोई बॉडी ऐसे चलती है कि उसके डिस्प्लेसमेंट्स या वेलोसिटीज एक साथ हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो उसकी मोशन एग्जाम्पल होगी मोशन इन ए प्लेन का। अब देखते हैं जरा कैसे। अगर हमने प्रोजेक्टाइल को प्लेन में मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्टाइल को प्लेन में मूव कराने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल को फेंकना पड़ेगा मेकिंग ए सर्टेन एंगल आइदर विद हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल बनाते हुए फेंकना पड़ेगा। एक्यूट एंगल होगा वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब जिस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे वो एंगल हमेशा 0 और 90 के बीच में, यानी एक एक्यूट एंगल होगा। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर, मान लो मैंने यहां प्रोजेक्टाइल को फेंका विद स्पीड u, कैसे? हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए। मेरी मर्जी है, एंगल में हॉरिजॉन्टल से ना लेके वर्टिकल से भी ले सकता हूं। अगर ये प्रोजेक्टाइल मैंने एंगल थीटा बनाते हुए फेंका तो हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है कि ये प्रोजेक्टाइल कहीं ऐसे पाथ पे जाएगा और आगे जाके गिर जाएगा। अगर इस पाथ पे चलते हुए यहां कहीं आके गिरा, मान लो इस पॉइंट को मैं क्यू ले लेता हूं, तो और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से मैंने फेंका इसे ओ ले लेता हूं, तो ये ओ क्यू प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाती है। बाद में डिफाइन करते हैं हम इसको। अब देखना हमने क्या है कि अगर हम इस प्रोजेक्टाइल के पाथ में किसी भी इंस्टेंट टी पे प्रोजेक्टाइल की पोजीशन अगर देखें तो हमें पता चलता है कि इस पोजीशन को अटेन करने के लिए प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है, मान लेते हैं x, और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है तो मान लेते हैं y। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल साइमल्टेनियसली दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अपने डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हैं तो इसका मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेलोसिटी भी होगी। अब वो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होगी, वो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी। वो सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि पोजीशन को, किसी भी पोजीशन को अटेन करने के लिए प्रोजेक्टाइल को साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शंस में चलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मान लूं, इस वर्टिकल डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मान लूं, तो इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल, इसको मान लेता हूं ux, हो जाएगा u cos थीटा, एक अलोंग वर्टिकल, इसको मान लेता हूं uy, ये हो जाएगा u sin थीटा। अब इस u sin थीटा की वजह से तो प्रोजेक्टाइल ऊपर नीचे वाली मोशन एग्जीक्यूट करेगा, u cos थीटा की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल यहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अपनी पाथ की हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, वैसे 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 एंगल थीटा कम होता जाएगा और हाईएस्ट पोजीशन पे जाके पार्टिकल की मोशन अलोंग द हॉरिजन हो जाएगी, यानी प्रोजेक्टाइल मूव करेगा अलोंग द हॉरिजन, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट के लिए थीटा 0 होगा। ओ से हाईएस्ट पोजीशन मान लेता हूं मैं इस पोजीशन को एस,
तो इस हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने में क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी, कौन सी वाली वेलोसिटी, ऊपर नीचे वाली वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस घटती है। एस से नीचे आने पे क्यू तक वो वेलोसिटी बढ़ती है, और ऊपर जाते में जो वेट ऑफ द बॉडी है वो उसकी मोशन का अपोज कर रहा है, लेकिन जब वो एस से क्यू पे पहुंचेगा तो वही वेट बॉडी की मोशन को सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ओ से एस तक जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी यानी ये यू वाई जीरो हो जाती है। तो यानी हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जब ये वापस ग्राउंड पे आएगा तो इसको वापस सेम वही वेलोसिटी मिल जाएगी यू वाई। ये तो बात रही वर्टिकल मोशन की। अब बात आती है कि अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल का वेट केवल ऊपर नीचे यानी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब ओ से लेके क्यू तक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहनी है। हमने कोई एयर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है, हमने मानना है कि प्रोजेक्टाइल हमारा वैक्यूम में मूव कर रहा है। तो इट मींस दैट इज फेसिंग नो अपोजिशन ड्यू टू एयर। और अगर एयर की अपोजिशन हम कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, ओ से लेके क्यू तक, मतलब जब तक प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहता है तब तक उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती है तो पॉइंट क्यू पे टकराते वक्त भी उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल वाली सेम ही रहेगी, ux यानी u cos थीटा। और अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे भी देखूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए vx लिख दूं तो ये vx ux यानी u cos थीटा के बराबर ही रहनी है। तो इसका मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल के पास दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में मोशन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल। क्यों इंडिपेंडेंट? क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मोशन है, जिनमें से जो वर्टिकल मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज ऑफ पुल ड्यू टू अर्थ। और हमें पता है पुल ड्यू टू अर्थ यानी ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है विद एक्सेलरेशन जी, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डील करने के लिए तुम्हारे पास वो चार इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एंड एस टीएथ डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो इसका मतलब जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तुम इन चारों में से कोई भी इक्वेशंस जो भी तुम्हें जरूरत पड़े यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, उसकी मोशन तो हॉरिजॉन्टल वाली यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो मेरे बच्चों मैं एक बार फिर से तुम्हें बोल देता हूं, देखो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल मोशन हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, जिसका एक्सेलरेशन g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और चूंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसे डील करने के लिए हमारे पास केवल और केवल चार इक्वेशंस हैं। फिर बात आती है कि अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, जिसके लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस इन दो बातों को हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करने के लिए याद रखना है। अब देखते हैं कि इन दोनों बातों को हम कैसे अप्लाई करेंगे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन निकालने के लिए। हम पहली बात जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालते हैं वो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तो हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है। ट्रेजेक्टरी का मतलब
पाथ, अगर पाथ की बात करें तो हमें सामने दिख तो रहा है भाई प्रोजेक्टाइल का पाथ। हम प्रूव करेंगे कि ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का ये पैराबोलिक है। अब पैराबोला की इक्वेशंस में क्या स्पेशलिटी है? पैराबोला की इक्वेशन एक वेरिएबल में लीनियर होती है तो दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होती है। अब यहाँ दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो जरा देखो, किसी पॉइंट पीटी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और ये वर्टिकल डिस्टेंस y। तो इसका मतलब हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए पॉइंट पीटी के, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए पॉइंट पीटी के, और वो कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए पॉइंट पीटी के, तो हमें इन x, y, ux, uy और टाइम t, जितने टाइम में ये पोजीशन पीटी है, इनको रिलेट करना पड़ेगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अपने आप नोटबुक लेके लिख सकते हैं कि पार्टिकल अटेन्स पोजीशन पीटी एट एनी इंस्टेंट t आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। जब आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया उसके t टाइम बाद इसकी पोजीशन pt है। अगर t टाइम बाद पोजीशन pt है तो मुझे pt तक का टाइम पता है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या होगा। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड ux इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x, और टाइम कितना लगा? t। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, लगा दिया हमने वो फॉर्मूला। ux हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो भी हमने टाइम लिया था, वो टाइम था हमारा t, ux अपॉन t। इससे हमारे पास क्या आया? इससे आया t इज इक्वल टू x अपॉन ux, और ux क्या है? u cos थीटा। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ये हमने टाइम निकाल लिया कहां तक का? O से PT तक का। एक बार हमारे पास ये टाइम आ गया तो अब हम इस टाइम को यूज कर लेंगे वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में देखें तो O से PT तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? y। कितने टाइम में? सेम टाइम t में। अगर सेम टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है तो फॉर वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकल डिस्टेंस y, पहली बात है कि क्या यूज करें हम? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट y है, वर्टिकल स्पीड इनिशियली कितनी है वो भी हमारे पास है, u sin थीटा। तो s भी है, u भी है, t भी हमारे पास है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g भी हमारे पास है। तो रिलेशन आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से s के बजाय y हो गया, u के बजाय u y हो गया, क्योंकि हमें वर्टिकल मोशन डील करनी है। वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी u y है, तो s के बजाय y इज इक्वल टू u के बजाय u y टाइम t। और अब जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाने में उसकी स्पीड घटती जाती है। स्पीड अगर घटती जाती है तो एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम लिख देंगे माइनस हाफ ए के बजाय जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां हमने लगा दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू तो हमारे पास यहां है 1 से, तो 1 को यूज करेंगे और वैल्यू डाल देंगे किस किस की? टी की और यू वाई की। यू वाई भी हमारे पास है यू साइन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी अगर बोले तो एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें भाई? u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखें भाई, अब इस इक्वेशन को मान लो मैं नंबर 2 डाल देता हूं, तो हम इसको देखने पे क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन एक वेरिएबल y में लीनियर है, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर राइट साइड में एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो दिस इंप्लाइज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो हम लास्ट में लिख देंगे पाथ इज पैराबोलिक। अपने आप से अच्छे से लिख देना मेरे बच्चों कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। किसने बताया? ये इस इक्वेशन ने बताया। कैसे? क्योंकि ये इक्वेशन एक वेरिएबल y में लीनियर है और दूसरे वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को, इसलिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई। अब दूसरी बात हमारी होगी टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या? वो टाइम जिस टाइम तक प्रोजेक्टाइल इस स्पेस में रहता है, यानी O से Q तक का टाइम। अगर O से Q तक का टाइम यहां हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो पहला हम O से S तक का टाइम निकाल लें और उस टाइम को डबल कर दें, क्योंकि जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पोजीशन तक जाएगा, उतने ही टाइम में वो हाईएस्ट पोजीशन से ग्राउंड तक भी जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है O से Q तक का, उसका आधा टाइम लें और O से S तक के लिए, क्योंकि S पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई है? वर्टिकल 0। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली बात लगा दें। क्या होगा यहाँ? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, और टी के बजाय डाल देंगे कैपिटल टी बाई टू, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो इस तरह से हम टी बाई टू निकालेंगे, टी बाई टू का डबल हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है? हम O से Q तक की बात करें तो O से जब प्रोजेक्टाइल Q पे पहुंचेगा तो Q पे उसकी वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाके गिर गया हो। तो H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा के भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा निकाल सकते हैं। तो मैं अब तुम्हें ये दोनों ही तरीके बता देता हूं। देखो, अगर मैं पहली बात करूं कि मान लो मैं O2S की बात करूं, तो फॉर हाईएस्ट पोजीशन के लिए वी बाई 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2। सो कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो वी वाई हो गया 0, यू वाई हो गया यू साइन थीटा माइनस जी, और टी के बजाय हो गया कैपिटल टी बाई 2। और इससे मुझे क्या मिलेगा? जी टी बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, या फिर टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। और इस तरह से मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक तरीका, दूसरा तरीका भी यहीं पे समझ लो। अगर मैं ये तरीका ना लगा के सीधा लगाऊं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बाई h इज इक्वल टू यू वाई टी, और चूंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब h जब वो q पे पहुंचेगा तो h हो जाएगा उसका 0, और यू वाई हमारा यू साइन थीटा है ही, और स्मॉल टी के बजाय चूंकि हम O से Q तक की बात कर रहे हैं तो हमारा टाइम हो जाएगा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर मैं यहां देखूं तो t इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं t एज कॉमन, और हमारे पास बचेगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है? दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है। अगर दो टर्म्स की प्रोजेक्ट 0 है तो इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक 0 होनी चाहिए। अब या तो t 0 या ये, तो एज t इज नॉट 0 टाइम, अगर तुमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कभी भी 0 नहीं हो सकता। एज t इज नॉट 0, तो फिर क्या चीज 0? u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। इसको अब सोल्व करेंगे तो हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, या फिर t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो आपकी इच्छा है, चाहे हाफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कंसीडर करके
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, चाहे टोटल मोशन कंसीडर करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। एक्सप्रेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u sin थीटा बाई जी होगा। अब अगर गलती से कोई पूछता है कि फॉर ए गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट कब मैक्सिमम, तो अब यहां देख सकते हैं टू कांस्टेंट, यू भी अगर हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो जी भी कांस्टेंट है, फिर हमारे पास जो टी है ये डिपेंड ही अकेला किस पे करा, साइन थीटा पे। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री हो। और अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंक दूंगा तो फिर तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मुझे एक गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो मुझे प्रोजेक्टाइल को फिर स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी, मतलब उसे मुझे वर्टिकली अपवर्ड फेंकना पड़ेगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात रही। अब हम बात कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हमारे पास फाइनल वर्टिकल स्पीड भी है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड भी है, हाइट भी है, जी भी है। तो इन वी यू जी और एच, इनमें इक्वेशन हमारी आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और इस इक्वेशन को यूज करके, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमारे पास क्या आएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, फिर बची यू आई, तो यू आई तो हमारे पास है यू साइन थीटा, तो ये हो गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। और इससे फिर हमारे पास 2gh आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर h आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ये हमारे पास आ गई नंबर 4, सॉरी नंबर 3 थी हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट वाली। अगर ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया तो इसको फिर से देखो। अगर हमसे बोलता है कि एक गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, यानी u को कांस्टेंट कर दें, तो h कब मैक्सिमम होगा, तो फिर से आप देख सकते हो h को मैक्सिमाइज करने के लिए फिर से थीटा को 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, यानी 1। और अगर देखें तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। बट उस केस में प्रोजेक्टाइल की मोशन प्लेन वाली मोशन ना हो के वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। तो यानी h या t मैक्सिमम तभी होगा जब प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाएगा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट बात बचती है जिसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मेरे बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले ही मैंने आपको बताया रेंज का मतलब ओ से क्यू तक की डिस्टेंस, लेकिन इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अपनी टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, कितनी चलेगा, ओ से क्यू तक की, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब लिख तो आप लोगे कि क्या है डेफिनेशन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, तो इसके एक्सप्रेशन को निकालना भी सीख लो। कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और हमने पहले ही देखा कि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसी मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है और उसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस रेंज को आर से हम डिनोट कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सी डिस्टेंस है ये, हॉरिजॉन्टल, तो हमें लेनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी ux, और o से q तक का टाइम हम पहले ही बोल रहे हैं इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ux इंटू टी, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ux तो हमारी u cos थीटा है और t 2u sin थीटा बाई जी। यहां से अगर देखें तो 2 sin a cos a sin 2a हो जाता है, डबल एंगल फॉर्मूला। तो इसका मतलब हमारे पास r का एक्सप्रेशन आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये नंबर 5 हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन से हमें क्या क्या पता चलता है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ u, यानी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को फिक्स कर दें तो रेंज कब मैक्सिमम। तो पहली बात अगर हम देखें तो फॉर मैक्सिमम रेंज, अब मैक्सिमम रेंज के लिए भी तुम क्या ले रहे हो, u को फिक्स कर रहे हो, g अपने आप ही फिक्स है, तो वेरिएबल केवल और केवल क्या बचा, साइन 2 थीटा। तो
रेंज मैक्सिमम हमें चाहिए तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो मतलब साइन 2 थीटा को 1 कर दो, और 1 वैल्यू कितने एंगल के लिए होती है, 90 डिग्री के लिए साइन के केस में, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, और अगर ये साइन 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब 2 थीटा हो गया 90 डिग्री। अगर 2 थीटा 90 डिग्री हो गया तो मतलब थीटा हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। तो अगर हम एयर का कोई इफेक्ट ना लें तो मैक्सिमम रेंज लेने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल को फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री के एंगल पे। लेकिन अगर हम एयर के इफेक्ट को भी कंसिडर करते हैं तो हमने एंगल को स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री रखना होता है, 45 डिग्री से जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। अब इसके लिए जितने भी एथलीट्स हैं, जैसे जेवलिन थ्रो वाले, डिस्कस थ्रो वाले, ये सारे प्लेयर्स इसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि जब ये थ्रो करें तो इनकी थ्रो जाए एट एन एंगल स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री, जिससे कि उन्हें मिले मैक्सिमम रेंज। इसमें एक दूसरी बात और आती है कि अगर मैं इस एंगल थीटा को रिप्लेस कर दूं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, तो इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मान लेते हैं हमने थीटा 90 माइनस थीटा लिख दिया तो रेंज बदल गई। तो उस बदली हुई रेंज को अगर मैं आर डैश लिख दूं तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा के बजाय 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अब हमें देखना पड़ेगा साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पहले और दूसरे दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट में यानी 180 माइनस 2 थीटा जो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होगा पॉजिटिव, और 180 के केस में साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, ऐसा कोई इंटरचेंज नहीं होता। अब अगर इंटरचेंज नहीं होता तो मतलब साइन साइन ही रहता है, और इसका मतलब फिर ये साइन 180 माइनस 2 थीटा रह जाएगा साइन 2 थीटा ही, और हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी तो रेंज ही थी भाई, तो दिस इंप्लाइज आर डैश इक्वल टू आर। तो मतलब अगर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो रेंज सेम रहेगी। तो मतलब इसका क्या, मैं किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 डिग्री बनाते हुए फेंकूं या 80 डिग्री बनाते हुए फेंकूं, 30 डिग्री बनाते हुए फेंकूं या 60 डिग्री बनाते हुए फेंकूं, तो इन सभी पेयर्स के केस में रेंज सेम रहेगी। जो 10 डिग्री के लिए वही 80 डिग्री के लिए, जो 30 डिग्री के लिए वही 60 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब अगर आपको दिख रहे हैं एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो देन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल रिमेन दी सेम। अब स्कूल लेवल पे जनरली इतनी ही बातें पूछी जाती हैं, एक आध बात मैं आपको और बता देता हूं जो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए काम आएगी। मेरे बच्चों अभी नेक्स्ट बात समझते हैं जिसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट टी। अब अगर किसी इंस्टेंट टी पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड की बात करें तो प्रोजेक्टाइल के पास दो तरह की स्पीड है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिसमें से हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, वो तो बदल ही नहीं रही है। फिर बदल कौन सी स्पीड रही है, वर्टिकल स्पीड। तो हम क्या करेंगे, किसी इंस्टेंट पे वर्टिकल स्पीड निकालेंगे, और अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पीड है तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगी स्पीड एट एनी इंस्टेंट टी। तो जरा समझें, हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, हमें केवल निकालने की जरूरत है वर्टिकल स्पीड एट इंस्टेंट टी। अगर मैं इस स्पीड को वी वाई लेता हूं तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई माइनस जी टी। इसका मतलब वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब आपके पास वी वाई है, आपके पास वी एक्स भी है, क्योंकि वी एक्स तो हमेशा यू कोस थीटा के बराबर ही रहनी है। तो अगर आपके पास वी एक्स भी है वी वाई भी है तो आप लगा सकते हो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट टी। तो एट इंस्टेंट टी स्पीड v अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस
वी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वी एक्स, तो यू एक्स के बराबर ही रहनी है थ्रू आउट, तो ये हो गया अंडर रूट यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी वाई हो जानी है यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, और यही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा स्पीड एट एनी इंस्टेंट टी के लिए। अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या दो चीजें देख सकते हैं। देखो, पहली बात, अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस की बात करें तो पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए वी वाई मैक्सिमम, तो यानी वर्टिकल स्पीड मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इसको मैंने यू वाई बोला है, और पॉइंट वेयर इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वहां भी इसकी वैल्यू यू वाई के बराबर ही होगी, यानी मैक्सिमम होगी। तो यानी वर्टिकल स्पीड मैक्सिमम होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट एट विच द प्रोजेक्टाइल फॉल्स ओवर द ग्राउंड, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के लिए प्रोजेक्टाइल की स्पीड भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वी एक्स तो कांस्टेंट ही रहना है। जहां वी वाई मैक्सिमम वहां प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम, और जहां वी वाई मिनिमम, और वो हमें पता है वी वाई मिनिमम यानी जीरो होगी कहां, हाईएस्ट पोजीशन पे, तो हाईएस्ट पोजीशन पे वी वाई जीरो होगी, तो इसलिए स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मिनिमम होगी किसके बराबर, वी एक्स यानी यू कोस थीटा के बराबर। तो ओ और क्यू पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम, और एस यानी हाईएस्ट पोजीशन पे ये मिनिमम होगी। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कहां कहां प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम और कहां मिनिमम होगी। नेक्स्ट बात हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज। इस रिलेशन की हमें जरूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप्स का एक क्वेश्चन है जिसमें किसी प्रोजेक्टाइल को ट्रायंगल के बेस वाले एक वर्टेक्स से प्रोजेक्ट किया, वो उसके टॉप वाले वर्टेक्स को ग्रेज करता हुआ तीसरे वर्टेक्स पे जाके यानी बेस के दूसरे वर्टेक्स पे जाके गिरता है। तो उसमें हमारे पास कोट अल्फा, कोट बीटा, कोट गामा, इस तरह का एक रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना होता है। तो वहां हमें ये रिलेशन चाहिए, जो रिलेशन है किस किस के बीच में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और रेंज के बीच में। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज, अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज की बात करें तो सबसे पहले देखें कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी थी क्या, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और रेंज क्या थी, रेंज थी हमारी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब बात आती है कि इस रेंज को इसके अंदर कैसे इंसर्ट किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में से एक्स टेन थीटा कॉमन लेते हैं। अब एक्स तो हमें कॉमन दिख रहा है दोनों में, बट टेन थीटा अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन लेने का मतलब टेन थीटा से डिवाइड करके बची हुई टर्म्स को लिख देना। तो दिस इंप्लाइज, क्या किया मैंने, एक्स टेन थीटा कॉमन लिया तो मेरे पास बचा वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन लेने पे एक्स टेन थीटा बाहर आ गया, और यहां एक्स टेन थीटा को एक्स टेन थीटा से डिवाइड किया तो वन बचा रह गया, और माइनस जी एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचा, और क्योंकि ऊपर टेन थीटा तो है नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। अब इस टेन थीटा को मैं टेन थीटा ना लिख के क्या लिखूंगा, चलो पहले मैं टेन थीटा ही लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में इसे मैं लिख देता हूं साइन थीटा बाई कोस थीटा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा और टू साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा। तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा। अब हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो अगर मैं ऊपर नीचे इसको जी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी,
और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हमारे पास क्या है r। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेंज r। तो इसका मतलब हमारे पास रिलेशन आ गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r। और ये रिलेशन कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज।